नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में सुनेंगे विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं इस अंक की। शिवपुरी जिले में किशोरों में टीका लगवाने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। पेश है संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला है। स्कूलों में हालत ये रही कि यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। लंबी लाइनों के बीच बच्चे कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए उत्साहित नजर आए। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड का टीका लगाने के लिए जिले में लगभग 300 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से यह वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जिले में 1,15,000 के करीब बच्चे इस आयु वर्ग के चिन्हित किए गए हैं। अभी तक लक्ष्य का 40% आंकड़ा पूरा किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही 15 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। उमरिया जिले में स्थित ख्याति प्राप्त बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पिछले दिनों 10 दिवसीय बांधवगढ़ फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यालय ताला में जिला प्रशासन, आजीविका मिशन तथा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय तत्वाधान में 10 दिवसीय बांधवगढ़ फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। व्यंजन मेले में महुए के लड्डू, महुआ कुकीज, कोदों की खीर, मुनगा पत्ती की भजिया, बाटी चोखा, दाल पूड़ी, कुल्हड़ वाली चाय, चावल का चिल्ला, रबड़ी, गुलाब जामुन, गुजिया, इंदरसा, नारियल लड्डू स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित थे। सभी व्यंजनों के साथ औषधीय पौधों की बांधवगढ़ आए पर्यटकों के मध्य धूम रही है। पर्यटक विंध्य क्षेत्र के परंपरागत स्वादिष्ट महुआ के व्यंजनों को जहां स्वाद लेकर खाया, वहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं के हाथ से बने बांस शिल्प की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। रात्रि में बांधवगढ़ फूड फेस्टिवल में पर्यटक रिसोर्ट का भोजन छोड़कर आजीविका मार्ट में संचालित स्टॉलों में पहुंचकर व्यंजनों का भरपूर आनंद उठाया। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ हुए 10 दिवसीय इस फूड फेस्टिवल से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 1,11,780 रुपये का व्यापार भी किया। वहीं महुआ के फूल से तैयार व्यंजनों के माध्यम से अपनी पहचान भी बनाई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। शहडोल जिले में सुपर 30 की तर्ज पर 100 बच्चों का चयन कर उन्हें मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। चयनित बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा की इस योजना पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले की छात्र छात्राएं अधिक से अधिक मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास कर डॉक्टर बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुपर 30 की तर्ज पर जिले के 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इन विद्यार्थियों को स्थानीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और सीनियर छात्र निःशुल्क कोचिंग देंगे। कमिश्नर राजीव शर्मा ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई को लेकर स्थानीय बच्चों, खासकर के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है। महंगी कोचिंग इस मार्ग में मुख्य बाधक है। लिहाजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर बच्चों को नीट परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। कोचिंग से पहले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस काम में अन्य शासकीय विभागों की भी मदद ली जाएगी। इस प्रयास से 10% बच्चे नेट परीक्षा पास करते हैं तो यह इस अंचल के लिए बड़ी कामयाबी होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। सिवनी जिले में किसानों के जीवन चक्र को मजबूत बनाने वाली फसल धान की उपज तैयार हो चुकी है। किसानों ने अपनी धान फसल को काटकर थ्रेसिंग कर उपार्जन केंद्रों में लाना शुरू कर दिया है। पेश हमारे संवाददाता फिरोज पंडित की ये रिपोर्ट। प्रदेश के सभी जिलों की तरह सिवनी जिले में भी धान उपार्जन का कार्य जारी है। खरीफ फसलों के लिए अनुकूल जलवायु होने और बेहतर दाम मिलने के चलते किसान धान की फसल लगाना पसंद करते हैं। इस वर्ष सिवनी में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में धान की बोवनी कर उत्पादन किया गया है, जिसे जिले में बनाए गए 121 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जा रही है। 29 नवंबर से शुरू हुआ धान उपार्जन कार्य 5 जनवरी तक 38,566 पंजीकृत किसानों से 2,68,013 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 67% का परिवहन कर
भंडार केंद्रों में भंडारित किया जा चुका है। इस दौरान 18,177 किसानों को लगभग 207 करोड़ रुपये राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जहां वे उपस्थित किसानों से धान उपार्जन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बीच जबलपुर संभागायुक्त श्री बी चंद्रशेखर ने भी उपार्जन समिति की बैठक लेकर किसानों से ली गई धान की मात्रा, परिवहन और भुगतान की स्थिति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 121 उपार्जन केंद्रों में से 31 केंद्र स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा सफलतापूर्वक संचालित करने पर इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सियूनी से मैं फिरोज पंडित। सीधी जिले में इस साल पिछले वर्ष की तुलना में धान की उपज में बढ़ोतरी के आसार देखे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र ने धान उपार्जन को लेकर डीएसओ आशुतोष तिवारी से बात की। सीधी जिले में इन दिनों धान खरीदी जोरों पर है। जिले के कलेक्टर एमआर खान और खाद्य अधिकारी आशुतोष तिवारी पिछले सप्ताह विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया और किसान हित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 41 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें पंजीकृत किसानों द्वारा अपनी धान की फसल बेची जा रही है। जिले में कुल पंजीकृत रकबा में विकृत कृषक संख्या 13,430 से अधिक है। अभी तक 81,876 मैट्रिक टन से अधिक का उपार्जन जिले में हो चुका है, जिसमें से अब तक 158 करोड़ से अधिक की खरीदी हो चुकी है और 44 करोड़ से अधिक का किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है। उधर अभी तक किसानों के मोबाइल में धान बिक्री से संबंधित अप्राप्त मैसेज भेजने का काम खाद्य विभाग द्वारा निरंतर जारी है। नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी, जिला आपूर्ति अधिकारी सीधी जिले में वर्तमान समय में 41 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी हो रही है। आज दिनांक तक 12,032 किसानों से 73,478 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है और ये उपार्जन का कार्य 14 जनवरी तक सतत जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। टीकमगढ़ जिला जेल में कैदियों का भविष्य संवारने के लिए जेल प्रशासन ने सकारात्मक प्रयास शुरू किए हैं। पेश हमारे संवाददाता भवन जैन की ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला जेल में कैदियों का भविष्य संवारने के लिए जेल प्रशासन ने सकारात्मक प्रयास शुरू कर दिए हैं। जेल में निरक्षर कैदियों को साक्षर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले कैदियों को भी अवसर दिए जा रहे हैं। जेल प्रशासन के इन सकारात्मक प्रयासों के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले सत्र में 2 कैदियों ने बीकॉम और बीएससी फाइनल जेल में रहकर उत्तीर्ण की है। इसके पूर्व 2 कैदियों ने जिला जेल में पढ़ाई कर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। हालांकि जेल में हर माह 30 निरक्षर कैदियों को चिन्हित किया जाता है और नियमित कक्षा लगाकर उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। इसी साल जेल में 5वीं 8वीं की परीक्षा का परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 20-20 परीक्षार्थी शामिल होने की शर्त पर परीक्षा केंद्र बनाने की सहमति दे दी है। जेल अधीक्षक प्रदीप जैन का कहना है कि इसके अलावा जेल में बंद महिलाओं के साथ आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे तक प्ले स्कूल संचालित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। शाजापुर जिले में अब बुजुर्गों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बार बार बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने नवाचार करते हुए बुजुर्गों को बैंकों के चक्कर काटने से निजात दिलाने का बीड़ा उठाया है। पेश संवाददाता अजीत पाराशर की ये रिपोर्ट। शाजापुर जिले में अब बुजुर्गों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बार बार बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने एक नया नवाचार करते हुए बुजुर्गों को बैंक के चक्कर काटने से निजात दिलाने का बीड़ा उठाया है। अक्सर उन्होंने ये पाया कि जन सुनवाई हो या सरकारी डिपार्टमेंट, सीनियर सिटीजन अपनी विभिन्न परेशानियों सहित पेंशन को पाने के लिए सरकारी कार्यालय और बैंकों के चक्कर लगाते हैं और कतार में खड़े होकर परेशान होते हैं। वहीं जन सुनवाई में भी कई बुजुर्ग दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी
बार बार पहुंचते हैं और उनकी यही गुहार रहती है कि उन्हें मिलने वाली निराश्रित या अन्य पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से या तो वे संबंधित कार्यालय या बैंकों के चक्कर लगाकर परेशान होते रहते हैं। कलेक्टर दिनेश जैन ने नवाचार करते हुए अब ये व्यवस्था जमाई है कि जिले के 70,000 बुजुर्गों को उनके घर पर ही सीधे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनकी पेंशन उनके घर तक समय से पहुंच जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जिले भर के बुजुर्गों की सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा है। साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सचिव को भी गांव में रहने वाले पेंशनधारी बुजुर्गों के घरों का एक निर्धारित रूट बनाने को कहा है, जो पोस्टमैन को दिया जाएगा और पोस्टमैन उस रूट के आधार पर बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाएंगे। कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा है कि फिलहाल बुजुर्गों को विभिन्न पेंशन भोपाल से ही डाली जाती है। जैसे ही जिले में पता लगेगा वैसे ही पोस्टमैन के माध्यम से पेंशन को पेंशनधारी बुजुर्ग के घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि अभी ये प्रयास भी किया जा रहा है कि बुजुर्गों को अन्य स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होने पर हमारी टीम द्वारा मदद की जा सके। उनकी संपत्ति या जमीन संबंधी कोई शिकायत या परेशानी होने पर उन्हें समाधान तुरंत दिया जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में भी टीकाकरण का कार्य जारी है। हमारे संवाददाता अश्विनी बालोटिया ने सीएमएचओ डॉक्टर बीएल यादव से बात की। श्योपुर जिले में अभी तक कितने युवाओं को वैक्सीन लगती है? अभी सर अपने पास में जो वैक्सीन है 15 से 18 का, वो टोटल जो हम लोग लगा चुके हैं वो संख्या हमारे पास आ रही है इस समय जो हमने लगाई है वो यहाँ की जो संख्या है वो टीकाकरण हुआ है अपने पास में 15,386 का, और अपने पास शेष बचे हैं अभी 11,752। यानी कुल मिला के हमारे पास जो संख्या है इनकी वो हमारी शिक्षा विभाग से मिली है वो 27,138 मिली है। मैं आपको इसमें भी भिन्न भिन्न करके बता दूं कि इसमें 19,400 तो अपने स्कूल के बच्चे हैं और ड्रॉप आउट बच्चे हैं 7,689। तो टोटल मिला के हमन को 27,138 हुए, उसमें से अपना 15,386 का हो गया। अब 11,752 बचे हैं, लेकिन अब चूंकि हमें टारगेट जो दिया है वो 46,000 का दिया है ऊपर से, तो हम इसको सर्च करके हाउस टू हाउस ले रहे हैं कि आखिर कहीं बचा है तो कहाँ बचा है वो पूरा कितना। वो आज से आज का पहले कार्यक्रम है उसको हमने हाउस टू हाउस कर लिया है और हमारे कुछ शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा, ये सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, पंचायत के लोग भी कर रहे हैं। कितने सेंटरों में चल रहा है ये? अपनी जो अब इस समय हमने किया है उसमें हमारे जो सब सेंटर हैं वो 106 जगह स्थान पर दिए हैं हम लोगों ने, 106 पर करने का किया है, तो वो हमारा चालू हो गया है अभी। सर अन्य इसके अलावा अन्य वैक्सीन की पोजीशन क्या है सर? वैक्सीनेशन में अपने पास में फर्स्ट डोज में जो आप देखेंगे जो हमारा हो रहा था उसमें हम लोगों ने 4,21,500 पूरा किया था फर्स्ट डोज का, लेकिन जब बाद में हम लोगों ने सेकंड डोज में देखा वो हमारा 4,22,600 कुछ आ रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा, वो देखने में मिलेगा आपको व्यवहारिक तौर पर। जो और जिलों में वो फर्स्ट डोज लगा चुके और आधार या आईडी हमारा लगा है जिला श्योपुर का, तो वो हमारे यहाँ सेकंड डोज वो बाद में लौटने के बाद माइग्रेशन में रहे हैं ये लोग, तो उससे सेकंड डोज की संख्या थोड़ी बढ़ी है, वो उसका ये कारण रहा है। ये हमारा है वो वाला, ये मतलब 90% के आसपास हम लोग लगा चुके हैं इसको। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए विषय, नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।